वो एक गलत उड़ान है। तो बिना वक्त गवाए मैं कहानी शुरू करता हूँ कि क्या तुम कूल हो या निहायती बेवकूफ। ये वो पहला सवाल है जिसने मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देने की हिमाकत की। एक ऐसी घटना जिसे होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मैं और मेरा छोटा भाई देवू। हम दोनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का अंतर है और वो कद काठी में मुझसे इतना लंबा है कि ये 3 कीमती बरस भी लोगों को नजर नहीं आते। अब मैं बहुत ही हकीकत में जीने वाला मामूली सा इंसान मौजूदा नियमों को इतने आसानी से तोड़ने के बारे में नहीं सोचता। मतलब एक ऐसा शख्स जिससे आप जिंदगी में बहुत ही जल्दी उठ जाओगे। जबकि देवू इस मामले में मुझसे थोड़ा अलग था। वो जोखिम भरी चीजों को कर लेने में जिंदगी को सफल समझता था। उसे एडवेंचर्स पसंद थे और विज्ञान और खेल में उसकी विशेष रुचि थी। और वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऊट-पटांग हरकतें करते रहता था। तो ये बात तब की है जब मैं और देवू कुछ बरस पहले सहपरिवार गांव गए हुए थे। वैसे जानते हो मेरा गांव कहाँ है? अरे वही आपके रसगुल्ला नहीं, मेरा मतलब रोशनगुल्ला वाले शहर से ठीक 1.5 घंटे की दूरी पर बसा है। गांव छोटा सा है और वैसा ही है जैसा आप अभी अपने मन में कल्पना कर रहे होंगे। माने खेत में चल रहे भैंस, बकरी, गाय, रास्तों पर पड़ी गोबर से आती सुगंध, द ट्रू ब्यूटी ऑफ नेचर। एक टूटी फूटी और कच्ची सी सड़क जो एक सफल सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है और आसपास छोटे छोटे तालाब जिसमें जिंदा माछ अपने आजादी का परचम लहराते हुए तैरती है तब तक जब तक कोई बड़ी मछली, पक्षी या विशेषकर एक बंगाली उसे अपने भोजन का व्यंजन ना बना ले। तो हम 20 दिन के लिए गांव गए हुए थे और ये हमारा आखिरी दिन था। 19 दिन यही रिश्ते नातों से मेल मिलाप करते, किसी फंक्शन में जाते और गंगा घाट स्नान कराने में बता दिए थे। दोपहर 2 बजे बंबई जाने की 6 टिकट थी। मैं सुबह से उठकर नहा धोकर समेटे हुए सामान को चेक करने लग गया। कहीं कुछ भूल जाओ तो बेफिजूल ही फिर 2000 किलोमीटर सफर फिर तय करना पड़ जाएगा या अगले साल का इंतजार है। बाबा भी मिठाई लेने बाजार गए हुए थे और अम्मी टिफिन की तैयारी कर रही। सब किसी न किसी काम में मशगूल थे। इतने में देवू मेरे पास आकर कहता है, मुझे एक पार्करिंग की वीडियो दिखाता है। उन दिनों साहब को इस खेल का शौक चढ़ा था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि पार्कर एक ऐसा जोखिम भरा खेल है जहां आप घरों की छतों को लांघते हुए दौड़ते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो सलमान खान की सुल्तान फिल्म में एक कटी पतंग को पकड़ने के लिए वो जिस तरीके से घर से दूसरे घर छलांग लगाते हुए ये सिद्ध कर रहे थे कि हम इंसान यथार्थ में बंदरों के ही वंशज हैं, ठीक उसी प्रकार का खेल था ये। देवू मुझसे कहता है, भाई इस तरह का छलांग लगाते हुए मेरा वीडियो निकालना है। मैंने पूछा क्यों? कहता है दोस्तों को दिखाकर थोड़ी रौब जमानी है। अब दिखावा करना गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में अगर आप फांसी का फंदा चढ़ जाने की जिद करो तो दिक्कत तब होती है। मैंने कहा तू पागल हो गया है क्या? गिरेगा ना तो पहले तेरी हड्डियां टूटेगी और फिर तेरा एडवेंचर का भूत। पर देवू जिद्दी था। उसने कहा मैंने वीडियो पहले ही खुद से निकाल ली पर वो ठीक से नहीं आई है, इसलिए मैं खुद से पूछ रहा हूँ। और डर मत, मैंने ना काफी प्रैक्टिस कर रखी है तो नहीं गिरूंगा। तो बस एक वीडियो निकाल दो। अब ऐसी भयंकर याचना पर एक समझदार व्यक्ति अपने छोटे नासमझ भाई को डांटेगा, रोकेगा, उसे समझाएगा। पर हम तो थे कूल बड़े भैया, तो उसे डांटने की बजाय मैं वीडियो निकालने को तैयार हो गया। ऊपर से ये दौर भी 70-80 का दशक तो था नहीं जहां बड़े भाई की कही हर बात पत्थर की लकीर बन जाती थी। तो ऐसे में उसे कुछ कहना बेकार ही था। हालांकि अजीब सा डर मुझे सताता रहा। जिस रोज हम बंबई के लिए निकलने वाले थे उस दिन सुबह बहुत बारिश हुई थी। मुझे अचानक से ख्याल आया कि छत गीली होगी और उस पर फिसलन थोड़ी ज्यादा। तो मैंने देवू को चेतावनी दी, सुन मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तूने एक वीडियो पहले ही बना लिया है ना, उसे ही रखते हैं, वापस कूदने की जरूरत नहीं। और वैसे भी सुबह से बारिश हो रही है तो तू फिसल सकता है, इसलिए रहने देते हैं। पर मियां
जब सर पर किसी काम को करने का भूत सवार हो तो उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकते। तो देवू भी मेरी बात को टालते हुए छत पर चला गया। सीढ़ियों पर जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते वैसे वैसे मेरी धड़कन। उसे लग रहा था कि भैया डर के आगे जीत है, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, हम तो साले ठीक हैं। तो वो दोबारा हमारे घर से बड़ी माँ के घर के छत तक छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। दूरी ज्यादा नहीं थी, पर हाँ इतनी कम भी नहीं कि आप आसानी से छलांग लगा ले। घड़ी में 10 बज रहे थे और मेरे मन के भीतर 12। दिल उस मोबाइल के कैमरे को पकड़ते हुए जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ जाता। मैं इस कश्मकश से जूझ रहा था कि उसे रोकूं या ये बेवकूफों वाली उड़ान भरने दूं। वो भी काफी वक्त लगा रहा था, लेकिन खैर इससे पहले कि मैं कोई फैसला कर पाता वो कूद पड़ा। उसके कूदते ही ऐसा लगा मानो एक लम्हे में दुनिया थम सी गई। उसने गलत छलांग लगाई थी और इससे पहले कि वो जमीन पर धड़ाम से गिरता मैंने उसकी गिरने का अनुमान लगा लिया था। बस देखना यह था कि इसका परिणाम कितना भयावह होता है। वो सीधे जाकर दीवार से टकराया और नीचे गिरा। मैं तुरंत देवू के पास भागा और देखता हूं कि उसके माथे पर बहुत गहरी चोट आई है। घुटने और कोहनियों पर हल्की सी खरोच आई थी और किस्मत से कोई हड्डी नहीं टूटी। इतने में बड़े पापा कमरे से बाहर आए और देवू की ये हालत देख हम दोनों पर खूब चिल्लाए। हाँ तुम दोनों में कोई अकल नहीं है क्या? बड़ा भाई होकर तू उसे रोक नहीं सकता, चपेट लगाता, और तू बड़े 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 पर निकाला है। तेरे कितने बार मना किया है कि ये हुलझुल हरकतें मत किया कर, पर तेरे कान तो बंद हो रखे हैं। अब देख क्या हो गया है। देवू के सर से बहता खून जैसे बड़े पापा के सर पर चढ़ रहा था। उसके आंसू उसके आंखों में तब तक जमे रहे जब तक उसने अपने आप को शीशे में नहीं देखा। और जानते हो, कमबख्त खुद को आईने में देख सबसे पहला सवाल मुझसे क्या करता है? वो कहता है, यार अब तो मैं बहुत बदसूरत दिखने लगूंगा ना। ये भी नहीं पता कि सर पर ये निशान कब तक जाएगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? ये सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। मतलब नादानी की भी हद होती है। आखिर कौन सा भला आदमी छत से गिरने के बाद ये पूछता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं। मान लीजिए चोट लगना, दर्द होना आदि बातें कोई मायने ही नहीं रखती थी। मैंने उसे एक कपड़ा देकर अपनी चोट पर लगाने को कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, किसे कहूं, देवू को अस्पताल कैसे ले जाऊं। और फिर 2 बजे की टिकट भी तो थी जिससे घर लौटना था। ऊपर से शहर भी तो नहीं था कि आसपास कोई अस्पताल मिल जाता। इतने में मुझे ध्यान आया कि उस दिन काम पर ना जाने की वजह से भाभी और उनकी स्कूटर दोनों घर पर थी। मैंने फौरन उन्हें हमारी इस नासमझी के बारे में इत्तला किया और हम दोनों देवू को स्कूटी पर बिठाकर अस्पताल ले गए। वहां उसे 4-5 बार सुई से टाके लगाए गए। वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, पर शायद उसकी गलती की यही एक सजा थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और देवू दर्द से चिल्ला रहा था। शायद जितना दर्द किसी चीज के टूटने में नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसी टूटे चीज को दोबारा जोड़ने में होती है। यहाँ भी कुछ वही हाल था। उसके इलाज के बाद हम कुछ दवाइयां खरीदते हैं और किस्मत से 12 के पहले घर पहुंच भी जाते हैं। घर पर सबको पता चलता है और फिर जो ताने सुनने पड़ते हैं उनके बारे में मैं कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। हम ठीक समय पर हावड़ा स्टेशन भी पहुंच जाते हैं और वहां से बंबई के लिए रवाना होते हैं। लेकिन इस पूरे सफर में मैं लौटते वक्त बस यही सोचता रहा कि मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा था या निहायती बेवकूफ। अगर मैं उसे डांट कर रोक देता तो उस दिन वो सारी गलत चीजें होने की नौबत ही ना आती। मैं खुद को पूछने लगा कि यदि उसे गलती से भी ज्यादा चोट आ जाती तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाता। तभी अचानक से अम्मी की एक कही बात याद आ रही थी। एक बच्चे को जब हम खुले छत पर छोड़ देते हैं तो उसे सब अच्छा लगता है। वो खुद को आजाद महसूस कर बड़े उत्साह से यहाँ वहां दौड़ने लगता है। पर छत कंक्रीट की किसी दीवार से घिरी हुई नहीं है। इस बात का इल्म सिर्फ माँ बाप को होता है। अतः बच्चे को रोकने पर उसे बुरा लगता है। उसे लगता है हमसे हमारी आजादी छीन ली गई है। पर हकीकत क्या है ये तब माँ बाप और आप समझ ही रहे होंगे। हम अक्सर हमारी जवानी में चीजों को लेकर बगावत पर उतर आते हैं, पर इस बात को समझना भूल जाते हैं कि कुछ बगावत में हमारा नुकसान भी लिखा हो सकता है। और इसीलिए अब मैं सोचता हूँ शायद बड़ों की डांट, उनकी सख्ती हमें हमारी जिंदगी में किसी ऐसे ही एक गलत उड़ान भरने से रोकने के लिए होती होगी। शायद उन्हें भी यही डर बार बार सताता होगा कि ये जो
एक बार गिरे तो फिर क्या खुद को संभाल पाओगे? खैर देखो, उसकी बात करूं तो अब उसका घाव पूरी तरह से भर चुका है। उसकी जो चिंता थी कि मैं इस चोट के बाद अच्छा दिखूंगा या नहीं, वो भी लगभग मिट चुका है। हालांकि उसके सर से एडवेंचर्स के भूत अभी तक नहीं मिटे हैं, पर अब कुछ करने से पहले 10 बार सोचता जरूर है। साहब को आजकल पहाड़ पर साइकिल चलाने का शौक चढ़ा है। खैर, जब तक साइकिल जमीन पर चलती रहे तो ठीक है, पर वो जब आसमान की रुख कर ले तो एक गलत उड़ान की चिंता फिर से शुरू होगी। शुक्रिया।